हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या इस स्टॉक में आपको अभी भी निवेश करना चाहिए या फिर आपको इसको अवॉइड करना है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज सारे अपडेट मार्केट से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए, आईआर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 137.15 करोड़ का। तो देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही रिलीफ वाली बात है। अब ये क्यों है, ये देखिए, पिछले साल 1631 करोड़ का बैंक को मुनाफा हुआ था, सॉरी घाटा हुआ था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 1631 करोड़ के घाटे के बाद अगर कंपनी को 137 करोड़ का मुनाफा हो रहा है तो ये एक रिकवरी का साइन है। ये बता रहा है कि बैंक को एक रिकवरी हुई है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, लेकिन अगर आप बैंक की टोटल इनकम देखेंगे तो वो सिर्फ 1% ही बढ़ी है। ओनली 1% का ग्रोथ आपको बैंक की टोटल इनकम में देखने को मिला है। मतलब पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ अभी भी नहीं है। लेकिन ये जो मुनाफा है उसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि जो प्रोविजंस है वो पिछले साल के मुकाबले 80% गिर गए हैं। ये देखिए आप, 482 करोड़ का इस बार बैंक ने प्रोविजन बनाया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर बैंक ने लगभग 2400-2500 करोड़ का प्रोविजन बनाया था। तो इसी के चलते आपको ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में बैंक अभी नजर आ रहा है, ये उसी का एक रीजन है। लेकिन देखिए, अगर बैंक ने यहाँ पर प्रोविजन कम बनाए हैं और उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट आया है, देखिए वो मैटर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोविजन कम बनाया गया है तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर बैंक को ऐसा लग रहा है कि उनको अब ज्यादा एनपीए नहीं आएंगे। उनका जो एनपीएस वाला जो पहले वाला फैक्टर था वो अभी थोड़ा सा सुधर गया है। और ये भी देखिए, बैंक के जो एनपीएस जो पिछले क्वार्टर के अंदर थे, ग्रॉस एनपीएस 1.62%, वो अभी हो गए हैं 1.33%। तो देखिए, ग्रॉस एनपीएस में बैंक की गिरावट है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इस बैंक के जो एनपीएस हैं वो अपने कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक, इससे भी कम इसके एनपीएस हैं। और ये एक तरीके से देखा जाए तो अभी मिड कैप ये कंपनी ही है। और इसके नेट एनपीएस भी देखिए 0.43% से लेके 0.33% हो गए हैं। तो देखिए, एट दी एंड बैंक को सिर्फ 0.33% का ही एनपीए बचा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर कम प्रोविजन बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से देखा जाए तो बैंक ने पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर एक बढ़िया रिकवरी नजर आ रही है बैंक के अंदर, और ये फुल रिकवरी मुझे यहाँ पर अभी नजर आ रही है। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 26.57, और इसको तो आपको पता ही है कि पिछले साल मार्च 2020 के एंड तक ये घाटे में थी। तो इसकी वजह से इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो नेगेटिव में निकल कर आता है। लेकिन इस बार जो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको जो मुनाफा होने लग गया है, तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी लगभग 15 के लगभग का निकल कर आता है। तो देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका भी बढ़िया है। अब अगर इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो सेक्टर के मुकाबले देखिए, सेक्टर का 2.3 है तो इसका 1.47 है। तो मतलब अभी सेक्टर के मुकाबले ये आपको अभी भी लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 40%, हाँ लगभग 40% ये आपको अभी भी सेक्टर के मुकाबले डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब आप ये देखिए, मार्केट कैप है इसकी 26,773 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। एक बढ़िया मार्केट कैप वाला ये शेयर है, और मेरे ख्याल से जल्द ही आने वाले 1-2 साल में ये आपको लार्ज कैप होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए, लगातार मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का लगभग हर साल जो रेवेन्यू होता है वो तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए,
पिछले साल हुआ था 2840 करोड़ का घाटा। और इस बार अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अभी बैंक बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक के एनपीएस में दिक्कतें कम होती हुई नजर आ रही है। बैंक के ऊपर जो एनपीएस का बोझ जो पहले बना हुआ था वो अभी एनपीएस का बोझ नहीं रहा है। और मेन बात ये भी है कि जो एनपीएस का जो बोझ जो कॉरपोरेट की तरफ से था तो वो कॉरपोरेट को भी अभी बैंक ने फोकस कम कर दिया है और अभी इनका मेन फोकस रिटेल के ऊपर है। तो देखिए मेरी एक थिंकिंग है कि जब बैंक का फोकस मेन रिटेल के ऊपर होता है तो एनपीएस के चांसेस बैंक के लिए कम हो जाते हैं, क्योंकि जो 50 से 60% के जो लोन्स होते हैं रिटेल के तो वो लगभग है ना कोलेटरल के ऊपर दिए जाते हैं। तो मतलब अगर रिटेल वाला बंदा अगर बाई चांस लोन देने को मना कर देता है या फिर वो लोन नहीं पे कर पाता है तो बैंक उसकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है उसको ले लेता है। तो इसीलिए जब बैंक ज़्यादा फोकस रिटेल के ऊपर करने लग जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है और वो बता रहा है कि बैंक के अंदर आगे चल के एनपीएस की दिक्कतें कम हो सकती है। अब आप ये देखिए 83 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको मिल रहा है 47 पे। और देखिए जो रिकवरी जो मुनाफा ये पहले कमाती थी, देखिए इस बार उतना मुनाफा तो नहीं आएगा लेकिन 500-600 करोड़ का मुनाफा इस बार आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और अगर ये परफॉर्मेंस बैंक का लगभग 1-2 साल और चल जाता है इफ सपोज तो ये आपको आराम से अपना ऑल टाइम हाई 83 रुपीज़ का काटता हुआ नजर आएगा। और हाँ, अगर ये काटता है तो आपको लगभग 90% के रिटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। सॉरी 90% नहीं, लगभग 60 से 70% के रिटर्न इस प्राइस पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया मुझे नजर आ रहा है। और जो लोन मॉरिटोरियम वाला केस है उसके ऊपर थोड़ा इसका अफेक्शन कम पड़ सकता है, इसको कम इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो इसके कॉर्पोरेट के लोन थे वो इसने पूरे प्रोविजन से बुक कर दिए हैं तो इसको ज़्यादा दिक्कतें उससे नहीं है। इसकी अभी इसका भी मेन फोकस रिटेल के ऊपर है तो रिटेल के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा एनपीएस निकलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए तो भी अगर मेरे ख्याल से तो इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर एडवाइस ले लें फिर ही आप इन्वेस्ट करें। देखिए मेरा ओपिनियन तो यही है कि इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है और मेन बात ये है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा मॉडर्न है। तो आज के 5 साल के बाद जो ये बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहा है वो आपको हर बैंक में यूज होता हुआ नज़र आएगा। देखिए पूरा ऑनलाइन मॉडल है और सबसे पहले अगर देखा जाए अभी क्रेडिट कार्ड भी अट्रैक्टिव क्रेडिट कार्ड भी इसके, तो मेरे ख्याल से ज़रूर ये अट्रैक्टिव इसका बिजनेस मॉडल है। अगर धीरे धीरे इसका कस्टमर बेस बढ़ता रहता है तो और भी खुशखबरी है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। मेरे ख्याल से एक बढ़िया ऑप्शन है अगर बैंक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं होप करता हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और आपको क्वेरीज है आपकी, तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।